नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरु टी कुमार में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं CCS यूनिवर्सिटी से जो साथी बीएड कर रहे हैं तो उनको बीएड के कोर्सेज़ के विषय में समझाऊंगा। अच्छे से कोशिश करूंगा कि आप लोग अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, अपने पेपरों के बारे में अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो मैं इसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूं। और आपके जो पेपर्स हैं आपको पता ही है, आपने पेपर्स खरीद भी लिए होंगे। हो सकता है आपने मॉडल पेपर खरीद लिए हों, जिसने नहीं खरीदे हैं वो खरीद लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके कौन कौन से पेपर हैं, फर्स्ट ईयर में कौन से रहने वाले हैं, सेकेंड ईयर में कौन कौन से रहने वाले हैं, क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे आज। चलिए साथियों, तो फिर हम इसी क्रम में जो है चर्चा कर रहे हैं। जो सिलेबस है CCS यूनिवर्सिटी का बीएड का, तो वो देखेंगे। सबसे पहले तो सिलेबस फॉर 2 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का जो है वो क्या है, इसको समझेंगे। यहाँ से समझेंगे। ये फर्स्ट ईयर का जो दे रखा है इन्होंने, 2 इयर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 ईयर वाइज स्कीम एंड एग्जामिनेशन जो भी है इसका 2019-21 एंड ऑनवर्ड का है। ये नया तो अपडेट नहीं हुआ है और सिलेबस चेंज भी नहीं हुआ है फिलहाल, हाल ही में सब वही सिलेबस है, वही आपको पढ़ना है। तो देखेंगे ये जो सिलेबस है इसमें जो कोर्स कोड दे रखे हैं, नेम ऑफ द कोर्स दे रखा है पेपरों के। तो सबसे पहला जो सबके 4 जो फर्स्ट ईयर में, अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं बीएड, तो आपके जो 4 पेपर हैं वो सभी के सेम रहेंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस वालों के भी सेम रहेंगे, और अगर आप आर्ट से हैं या आप होम साइंस से हैं या आप एग्रीकल्चर से हैं तो सभी के 4 पेपर तो सबके सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके ये चारों पेपर 80-80 नंबर के होंगे। आपको 20-20 नंबर जो है असाइनमेंट के तौर पे कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, तो 20 नंबर में से आप जितने भी लाते हैं, बाकी आपके 80 में से आपको लाने हैं थ्योरी में मेहनत करके। तो आइए समझते हैं पहले हम लोग जो है बीएड के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में, कि CCS यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस है, क्या रहेगा और क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं पीडीएफ के माध्यम से। बीएड 2 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड ईयर वाइज स्कीम एंड एग्जामिनेशन का ये जो दिया गया है सिलेबस वगैरह, इसको समझेंगे। सबसे पहले है आपका जो पहला पेपर है, यहाँ कोर्स कोड दे रखा है। कोड आपका E101 जो है ये फर्स्ट ईयर में सभी के लिए अनिवार्य है। आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, कला वर्ग से हो यानी आर्ट स्ट्रीम से हो, या फिर आप एग्रीकल्चर से हो, या आप किसी अन्य ट्रेड से हो, आपके सभी के लिए जो है, आपने बीटेक कर रखा हो या कुछ भी, ये 4 पेपर जो हैं आपके लिए E101, 102, 103, 104 यानी कि जो ये 101, 102, 103, 104 हैं, ये आपके लिए सभी के लिए सेम रहेंगे। तो सबसे पहले जो पेपर है वो है आपका कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारतीय शिक्षा या समकालीन भारतीय शिक्षा। अगर आपको किसी बुक से मिल जा रहा है या आपको किसी जो है उसके माध्यम से मिल जा रहा है, नेट के माध्यम से भी अगर इसमें आप डालते हैं नेट पे, और अगर आपको इसमें मटेरियल मिल जा रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो अनलिमिटेड होता है। और अगर आप मॉडल पेपर खरीदते हैं तो वो आपका सीमित मटेरियल होगा और आप उसमें अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये आपका 80 नंबर का पेपर होगा, और इसमें 20 नंबर जो हैं वो आपके असाइनमेंट के होंगे, वो कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपको भारतीय शिक्षा के बारे में बात करनी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। ये आपके चारों पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं अपने YouTube चैनल पर, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। आपकी 1 घंटे की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाए और आपको फिर दोबारा से जो है किसी और क्लास को लेने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी आप गैस पेपर से खोल के देख ही लेंगे। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं दूसरे पेपर की। आपका जो दूसरा पेपर होगा वो होगा फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात आपका जो शिक्षा के जो दार्शनिक और समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य हैं उनके बारे में आपको इसमें बात करनी है। ये आपका है E102 यानी कि 102 यानी दूसरा पेपर है। आपके ये सारे पेपर पहले भी बताया है मैंने कि 80 नंबर के होंगे फर्स्ट ईयर में। आपके ये 4 पेपर सभी के सेम रहेंगे जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ।
इसके बाद आपका है 103 E103 यानी कि तीसरा पेपर है आपका ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। ग्रोइंग अप एज ए लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता का विकास, यानी जो अधिगमकर्ता है, जो लर्नर है, उसका विकास कैसे हो। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मैं विस्तार से बाद में चर्चा करूंगा जब मैं आपको पेपर समझाऊंगा। तो इसके बाद आपका है E104 यानी कि टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी टीचर का मतलब शिक्षक हो गया, टीचिंग का मतलब शिक्षण हो गया, एंड टेक्नोलॉजी का मतलब आपकी जो टेक्नोलॉजी हो गई, जो भी आधुनिकता हो गई, जो भी मशीनी हो गई टेक्नोलॉजी का उपयोग टीचिंग में कैसे किया जाए। टेक्नोलॉजी से टीचिंग जो है कितनी आसान हो रही है आज के समय में, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस पेपर में सीखेंगे। और एक शिक्षक को टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर प्रयोग आना चाहिए इसके बारे में हम इस पेपर में सीखेंगे। और एक शिक्षक के रूप में आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आना चाहिए, क्योंकि नया युग जो है, मॉडर्न युग जो है, वो टेक्नोलॉजी का है। आज आप देख रहे हैं कि टच बोर्डों से पढ़ाई की जा रही है, लैपटॉप से पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई का ज़माना आ चुका है, ऑनलाइन ज़्यादातर पढ़ाई कराई जा रही है। तो इसके बारे में टीचर को सारी जानकारियां देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। एनसीटी ऐसी चीज़ों को इसलिए डालती है आपके कोर्सों में ताकि आप एक कुशल टीचर बन सकें, आप एक अच्छे शिक्षक बन सकें। तो इसके लिए आपका जो चौथा पेपर है वो आपकी इसमें बहुत ही मदद करने वाला है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे कि टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसमें शिक्षण कार्य कैसे होने चाहिए, और उसके बाद फिर उसका बेहतरीन से टेक्नोलॉजी का कैसे वो प्रयोग करे। इसके बाद फिर हम नीचे बढ़ते हैं और आई थिंक ये ज़्यादा नीचे चला गया, कोई बात नहीं। नीचे हम देखेंगे कि जो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो रहने हैं, तो इसमें आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं 201 पैडागोजी ऑफ हिंदी, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, पैडागोजी ऑफ संस्कृत, पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, पैडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पैडागोजी ऑफ होम साइंस एंड पैडागोजी ऑफ कॉमर्स। तो इनमें से आपको क्या लें, ये बड़ी दुविधा रहती है बच्चों की, क्या लें। तो इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि आप अपने जो सब्जेक्ट हैं, आपके जो सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन में, उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे। अगर आप साइंस से हैं और आपने सपोज दैट बीएससी किया है और मैथ से बीएससी किया है पीसीएम से, और आपके पास फिजिक्स और मैथ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस और पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यानी 205 और 206 लेंगे। यदि आपने बीएससी किया है बट आपने बायोलॉजी से बीएससी किया है, आपने जेडबीसी से बीएससी किया है, तो फिर आपको क्या लेना है, तो आपको पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस और पैडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लेना है। ध्यान रखें, ये दो सब्जेक्ट आपके जो है वैकल्पीय हैं और ये आपको अपने उसमें लेने हैं। ये सब्जेक्ट वाले हैं, आपके विषय के आधार पे लिए जाएंगे आपको। इसके बाद फिर अगर आपने बीए किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लें, और बीए में आपके जाहिर सी बात है कि अगर आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रहा होगा तो आपके पास एजुकेशन रही होगी, या फिर आपके पास जो है हो सकता है सोशोलॉजी रही हो, या पॉलिटिकल साइंस रही हो, या आपके पास जियोग्राफी रही हो, कुछ भी रहा हो, तो भी आपका पास एक जो सब्जेक्ट था, अगर हिंदी था हिंदी लेंगे, इंग्लिश था इंग्लिश लेंगे। इसके अलावा आप लेंगे 204 यानी पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, तो पैडागोजी ऑफ सोशल साइंस आपका हो गया, तो आपको ये पढ़ना है। तो गैस पेपर लेते समय बड़ा ध्यान रखें, गैस पेपर लेते समय ध्यान से खरीदें। एग्जाम फॉर्म में भी गलती ना करें, एग्जाम फॉर्म भरते समय अपने सब्जेक्ट पूछ कर ही भरें कि हमारे क्या रहेंगे ग्रेजुएशन के अनुसार। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को समझाया जा सके बेहतर तरीके से। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे आता है, अगर आप लोगों ने होम साइंस से बीएससी कर रहा है तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि पैडागोजी ऑफ होम साइंस, ये आपको लेना है। अगर आप बीकॉम किए हुए हैं तो आप पैडागोजी ऑफ कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आपने बीसीए किया है तो आप पैडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। अगर आपने जो है एग्रीकल्चर से बीएससी किया है तो आप पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस और पैडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे कि इसमें आगे क्या किया जाए। आपका पेपर जो है पहला पेपर है। इसके अलावा आपको मैं प्रैक्टिकल के बारे में बता दूं कि प्रैक्टिकल जो पहला होगा आपका वाइवा, जिसे हम 7वां पेपर कह सकते हैं, 701 E701 PC5 टीचिंग स्किल्स, आपकी टीचिंग स्किल से रिलेटेड होगा। तो इसमें आपकी क्या है, आपको इंटर कॉलेज में जो है आपको क्लास में खड़ा करके 5 मिनट के लिए आपसे टीचिंग करवाई जाएगी, जो आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका जो 8वां है वो वाइवा का पेपर है। इसको आप इसमें वाइवा एक प्रकार से पूछताछ की जाएगी, आपको एग्जामिनर आपसे कुछ पूछेगा, जिसमें आपको वॉइस एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन है, ये भी आपका 100 नंबर का होगा। तो ये टोटल 200 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें ये इन्होंने दे रखा है आर्ट एंड एथिक्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, मतलब ये आपकी फाइलें वगैरह होंगी, फाइलें बनानी
कैलकुलेशन प्लान जिसे। तो हम पेपर की बात कर रहे हैं और ये हम बात कर रहे हैं पहले पेपर की, और ये है आपका पहला पेपर। कोर्स जो आपका 1 है, नंबर 1 है 101, ठीक है। तो इसमें 100 मार्क्स का है और यहाँ पे इसको समझेंगे कि ये अब आपकी जो यूनिट 1 है इसमें आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। हालांकि मैं एक एक पेपर करके आपको बाद में समझाऊंगा बहुत अच्छे से, लेकिन पहले फिर भी आप इसमें समझ लें कि आपको यूनिट 1 में क्या लेना है, मतलब यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। जो आपका पहला पेपर है जिसे हमने कहा है समकालीन भारतीय शिक्षा, जो है समकालीन भारतीय शिक्षा का मतलब हो गया प्राचीन समय में हमारी जो भारतीय शिक्षा थी और जो आज के समय में चल रही है उनको आपको पढ़ना है। तो इसमें यूनिट 1 में आपकी जो एजुकेशन इन इंडिया है, भारत में जो एजुकेशन थी जो वैदिक पीरियड में थी, ठीक है। इसके बाद बुद्धिस्ट पीरियड था, यानी बुद्ध काल में जो भगवान बुद्ध के काल में जो शिक्षा का स्तर रहा है, जैसे नालंदा वगैरह, वो सब उसी समय में बना था। नालंदा हमारे यहाँ की सबसे बड़ी वो थी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मेडाइवल पीरियड, जो मेडाइवल यानी जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, मुगल आए, मुगलों ने कुछ शिक्षा का प्रसार प्रसार किया या नहीं किया। इसके बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कुछ जोर शोर से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अंग्रेजों के समय में सबसे ज़्यादा शिक्षा का विकास हुआ, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी यूनिट 2 है इसी तरह से पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट पीरियड, जो है आपका जो स्वतंत्र काल है, उसमें जब आप स्वतंत्र हो गया भारत, स्वतंत्रता से पहले प्री इंडिपेंडेंट जो काल है उसमें आपकी जो मैकालेस मिनट था, आपका वुड डिस्पैच था और क्या हंटर कमीशन था, जो शिक्षा से संबंधित आयोग बने अंग्रेजों के समय में, वो उनकी बात है। जैसे हंटर कमीशन जो है 1882 में आया, वुड डिस्पैच 1854 में, मैकाले मिनट 1835 में। इन सब चीज़ों को बड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, ये आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं जब आपका पेपर समझाऊंगा तो बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा। इसके अलावा आपके जो नेशनल एजुकेशन मूवमेंट हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा जो हुआ मूवमेंट, आंदोलन, इसके अलावा आपका लॉर्ड कर्जन पॉलिसी, लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी 1902 में, इसके अलावा गोखले का बिल 1910 में आया शिक्षा के ऊपर। इसके अलावा सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। हार्टोग कमेटी, हार्टोग समिति जो शिक्षा को लेकर के बनी थी 1929 में। बेसिक एजुकेशन, यानी कि इसे कह सकते हैं हम बेसिक एजुकेशन 1937, इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा जाता है या वर्धा सम्मेलन भी कहा जाता है, ये गांधी जी के द्वारा उसका वो किया गया था। इसके अलावा सार्जेंट रिपोर्ट है जो 1944 है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूनिट 3 में है आपका, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-1949। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं पेन से आपको या हाइलाइटर से हाईलाइट करता चलूँ, ये देखिए जो है ये आपका, अच्छा कलर ठीक नहीं है, इरेज कर देंगे इसको। क्या कलर लिया जाए इसका, रेड लेते हैं तो दिखाई देगा। हाँ, ये है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-1949 में आया था। इसके अलावा सेकेंडरी यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है 1952-1953 में। इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। जो जितने भी शिक्षा आयोग थे उनका सबका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ये सबसे जो है 1964 और 1966 में आया, और ये काफ़ी जो है प्रभावशाली था, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 3 में पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 की जो बहुत ज़्यादा फेमस है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी वो 1986 वाली, वही उसी आधार पे आज तक चल रही थी, अभी नई आई है और इसके पेपरों में आने के बड़े चांसेस हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उसके एजुकेशन मतलब उसकी जो पॉलिसी है उसके आपके पेपरों में आने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी नई आई है 2020 में और लागू भी लगभग हो चुकी है। कई राज्यों ने उसको लागू कर दिया है, कई राज्यों ने भी लागू नहीं किया है। उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पूरी पढ़ा दूंगा। तो ये जो 1986 वाली है ये आपको पढ़ना है, और उसी को जो है बदलाव थोड़ा सा करके 1992 में एक एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है।
इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जिसके आपका जो एनसीएफ है, इसको पढ़ना है। 2005 में आया एनसीएफ। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए विद्यालयों का, और इसके बारे में इसमें बताया गया है। यूनिट 4 में, यानी पहले पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, यूनिट 4 में आप एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्राथमिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सलाइजेशन जो है, एजुकेशन ऑफ प्रोविजन, इनरोलमेंट, रिटेंशन, सक्सेस, इसके अलावा वेटेज स्टैंडर्ड है, और एजुकेशन ऑफ ऑल, सर्व शिक्षा अभियान जो आया था वो कैसा रहा, कैसा प्रभावी रहा, कब रहा, कब आया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपको मैं सारी यूनिट्स तो ऐसे नहीं बता सकता सारे पेपरों की, क्योंकि इनको पढ़ाएंगे तो सारी यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। और जब हम आपका पहला पेपर पढ़ाएंगे, अगली वीडियो में आपको मेरी अगली वीडियो में आपको जो है ये पहला पेपर पढ़ने को मिलेगा, और आप इसको जब देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। आपको फिर कम पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ेंगे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश, साथियों आपसे एक निवेदन करूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने आपके दोस्त जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, आप उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। इसके अलावा मैं MJPRU के भी सिलेबस की वीडियो बनाऊँगा, और मैं उसको भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों।